नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि एक विलेज है जो कश्मीर के अंदर एक बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान के साथ, जिसको हम बोलते हैं लास्ट इंडियन विलेज। ये नाम दिया गया कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि उनको हर चीज़ लास्ट ही दिखती है, क्योंकि नंबर वन तो कभी आ नहीं सकते। मोदी जी ने जो बॉर्डर के विलेजेस हैं उसको फर्स्ट विलेज ऑफ द कंट्री बोलना शुरू कर दिया है। अब ये बॉर्डर इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है। नाम है हमीरपुर कोना। और ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पर रेगुलरली पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती थी, वहाँ से गोलीबारी होती थी। और उससे जो हमारे जो वहाँ के आदमी लोग जो रहते थे वहाँ पर, उन्हें लाइफ का एक रिस्क रहता था उनके ऊपर। जो उनके जानवर थे वो मर जाते थे। और ये कई सदियों तक ये ऐसे ही काम चलता रहा। और ये जो उनकी स्ट्रगल है उसको मोदी जी ने देखा। वहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट करी उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की, और उन्हें बंकर बना के दिए। वो सारे काम किए जो वो कर सकते थे मोदी जी। अब ये लोग जो हैं ये सारे के सारे अब क्या कर रहे हैं? मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ और डिमांड्स भी उन्होंने सामने रख दी हैं। इन चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे मोदी जी ने वहाँ पर काम किया है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि पहले क्या होता था इन विलेजेस के थ्रू, कैसे उन लोगों को एज अ पॉन यूज़ किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो कश्मीरी नहीं थे, है कश्मीर में, बट कश्मीरी जब बोलता हूँ तो आपको मालूम है मैं एक ही कम्युनिटी की बात बोलूँगा। ये वो कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते थे, इसलिए कुछ नहीं किया गया इनके लिए। अब मोदी जी ने किया है तो ये लोग जो हैं वो भी सामने आ गए हैं। इसके साथ साथ एक और है जो चाइनीज़ एजेंट है, लद्दाख में बैठा है, आजकल दिल्ली में आया हुआ है, अरेस्ट भी हो गया था, छूट भी गया है। लेकिन उसका एजेंडा क्या है? बोलता है अपने आप को राष्ट्रवादी, बोलता है कि मैं डेवलपमेंट के काम कर रहा हूं, लेकिन पीछे एजेंडा क्या है इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और ये आपको पता होना ज़रूरी है, और मोदी जी उसके लिए भी क्या करने वाले हैं ये भी आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, नाम तो है हमीरपुर कोना। कोने का मतलब होता है एक कॉर्नर में जिसकी तरफ कोई ध्यान देता नहीं है, और कोने में हमेशा आपको मिट्टी गंदगी ही इकट्ठी हुई दिखाई देती है, वो घर हो या कंट्री हो। लेकिन मोदी जी ने इतने छोटे से कॉर्नर को भी पूरा बचा के रखा, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करी। और वहाँ के जो लोग हैं वो खुद बोलते हैं कि ड्रामेटिकली मोदी जी के आने के बाद हमारी लाइफ बेटर हो गई है। और वहाँ पर जो जान माल का नुकसान होता था वो होना भी बंद हो गया है, क्योंकि वहाँ पर बंकर्स और प्रॉपर हाउसेस वो बनाकर दे दिए गए। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक जीत है भारत की, कि बॉर्डर एरिया के पास होते हुए भी इतना महान काम किया है? और जो वहाँ पे जो डोगरा जो कम्युनिटी वहाँ पे रहती है उसे भी एक रिकग्निशन मिली है कि यस वी केयर फॉर यू। सुमित जी, ये बात बिल्कुल सही है कि 2017 से पहले जो हमीरपुर कोना है, इस विलेज की हालत बहुत ज्यादा खस्ता होती थी, क्योंकि रेगुलर डेली बेसिस पे पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती थी। और यहाँ पे इनके जान माल को खतरा भी रहता था। इनके इनके जो जानवर जो पाल रखे होते थे, गाय बकरी भैंस वगैरह जो पाल रखी होती थी, वो भी मारे जाते थे शेलिंग के अंदर। और किसी भी किस्म की कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी, मतलब वो उनके रहमो कर्म कर्म पे ही छोड़ रखा था कि अगर तुम बच सकते हो तो अपनों को बचा लो। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी, ना रेगुलर पानी आता था, ना रेगुलर बिजली आती थी, ना ही कोई सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी। एक बद से बदतर हालत में ये लोग रहते थे। अच्छा, यहाँ पे 2017 के बाद एकदम से हालात यहाँ पे बदलने चाहिए हुए। पहले जिस तरीके से यहाँ पे शेलिंग होती थी पाकिस्तान की तरफ से, वो शेलिंग अब होनी बंद हो गई। और गवर्नमेंट ने जो है इनको बंकर्स बना के दिए उनके अपने ही घर के अंदर। और घर के अंदर इसलिए बना के दिए कि आपको घर से बाहर भागने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर छुपने की जरूरत नहीं है। जब शेलिंग होती है तो आप आराम से, जब भी सायरन बजता है, जब शेलिंग होती है, गवर्नमेंट इंडियन बॉर्डर के ऊपर सायरन बजना शुरू होता है, तो पता चल जाता है कि खतरे की घंटी बज गई है। तो ये लोग सिंपली अपने घर के बंकर्स के अंदर जो जमीन के नीचे जो जगह बनी हुई है वहां जाके छुप जाते हैं, और जब तक शेलिंग चलती रहती है वहीं बैठे रहते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो विलेजर्स इधर उधर भगदड़ नहीं मचती, और वो अपने घर के ही चार दीवारी के अंदर सुरक्षित रहते हैं। अच्छा, डोगरा कम्युनिटी जो है, ये इस विलेज में ज्यादातर डोगरा कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इसके आसपास के विलेजेस में भी ज्यादातर जो लोग हैं वो डोगरा कम्युनिटी को रहते हैं। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री में जाके देखें तो डोगरा के कई राजाओं ने जम्मू कश्मीर पे रूल करा है, उनका अपना साम्राज्य वहां बना हुआ है, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रूल करा है। तो ये कह देना कि जम्मू कश्मीर जो है सिर्फ मुसलमानों को बिलोंग करता है, ये गलत है।
जम्मू कश्मीर में आपकी डोगरा की रियासतें होती थी, आपकी कश्मीर पंडितों की रियासतें होती थी, आपकी लद्दाखियों की रियासतें होती थी, और जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो थोड़ा बहुत एरिया था वो सिर्फ कश्मीर वैली तक ही सीमित था। उसके आसपास कहीं पे भी मुस्लिम डोमिनेट पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी। डोगरा कम्युनिटी की यही एक मतलब वो शिकायत रहती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप सिर्फ कश्मीर रिलेटेड मुसलमानों के लेवल बात की ही जो है पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उन्हीं को बेनिफिट दिलाने की बात करते हैं। जो बाकी कम्युनिटीज हैं उनके बारे में बात नहीं करते। आप डोगरा कम्युनिटी जिनकी बहुत रिच हिस्ट्री रही है, कल्चर रहा है, और उसके बारे में आप बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। तो अब 2017 के बाद ये चीज उनको ये चीज महसूस होनी चाहिए कि वहां पे बिजली भी प्रॉपर 24 घंटे मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, वो जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो भी लगातार वहां गश्त लगाती है, इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। गवर्नमेंट की स्कीम का जो राशन है, फ्री राशन जो है वो भी इनको मिल रहा है, उनके बच्चों को रेगुलर स्कूल जाने को भी मिल रहा है। यहाँ तक कि सुमी जी आज की डेट में उनके जो बच्चों से बातचीत करी गई है, वहां की महिलाओं से बात करी गई है, जो एस्पिरेंट से बात करी, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या बनना चाहते हो लाइफ में, पहले क्या फर्क था अब क्या फर्क है। तो पहले वो कहते थे कि पहले तो हमें किसी किस्म की उम्मीद बची नहीं थी, पर अब हमारे अंदर उम्मीद जागी है। हम बाकी देश के साथ जब मेन स्ट्रीम में जुड़ गए हैं, हम इंटरनेट के साथ पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं, हम टेलीविजन के जरिए पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं, मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया से कहीं एक कोने से दूसरे कोने तक बात कर पा रहे हैं, तो हमें समझ आ रहा है कि हम कितने पीछे पिछड़ गए हैं। तो और पिछली सरकारों ने 2017 से पहले इसके बारे में किसी भी किस्म से कोई ध्यान नहीं दिया, हमको एक तरफ पटक के रखा हुआ था। वो इसीलिए पटका हुआ था कि क्योंकि डोगरा कम्युनिटी बेसिकली एक हिंदू हिंदू मतलब एक सनातन धर्म को कम्युनिटी मानने है। वाली, हिंदू हिंदू बेसिक रिलीजन को मानने वाली, देवी देवता को मानने वाली कम्युनिटी है। और ये गाय को संरक्षण करने वाली कम्युनिटी, गाय को मारकाट में बिलीव नहीं करती है, उसकी पूजा करने वाली कम्युनिटी है, सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करके चलने वाली कम्युनिटी है। तो ये जो कम्युनिटी के जब लोगों से बात हुई, उनके बच्चों से, बेटे बेटियों से बात हुई सुमित जी, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम IAS IPS ऑफिसर्स बने, हम इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाएं, हम इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें, हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, हम थिएटर को, म्यूजिक को में अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसी ने कहा हम एथलीट बनना चाहते हैं, तो किसी ने कहा कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो उनके एस्पिरेशंस जो है सुमित जी आज वैसे ही है जैसे एक आम हिंदुस्तानी बाकी पूरे देश में जिस तरीके से लोग अपने एस्पिरेशंस दिखाते हैं, तो वहां की कम्युनिटी के भी लोग अब उन्होंने एस्पिरेशंस दिखानी शुरू कर दिया। तो बहुत बड़ी बात नहीं है सुमित जी कि आने वाले दिनों में हमें पता चले कि डोगरा कम्युनिटी की जो इन कोने से, ये छोटे से गांव से लोग जो आ रहे हैं, जो बॉर्डर एरिया के अंदर है, वहां से हिंदुस्तान का कोई ना कोई बहुत बड़ा इंजीनियर निकल के आए, IPS ऑफिसर निकल के आए, स्पेस साइंटिस्ट निकल के आए। तो ये एस्पिरेशंस मोदी जी की गवर्नमेंट ने उनके अंदर जगाई, उनके इनको मेन स्ट्रीम में वापस जोड़ने की वजह से बचाई। जबकि कांग्रेस पार्टी की जो पूरी पॉलिटिक्स ठीक थी, वो तो सिर्फ कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम नेशनल कॉन्फ्रेंस या महबूबा मुफ्ती थी या जो मिलिटेंट ग्रुप थे उन्हीं तक सीमित थी। बाकी जितने भी हिंदू कम्युनिटी से जुड़े लोग थे, चाहे डोगरा कम्युनिटी के थे, चाहे वो कश्मीरी पंडित थे, चाहे वो लद्दाखी लोग थे, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से जुड़े लोग थे, उनको उन्होंने टोटली दर्दनाक करके रखा हुआ था। उनको पूछते भी नहीं थे, ना ही उनके बेनिफिट्स वहां तक पहुंच पाते थे। तो टोटल बेनिफिट्स कश्मीर वैली तक ही सीमित रह जाते थे। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उस समय पे बहुत सारी इनको एड आती थी, इनको बहुत सारा पैसा दिया जाता था, पर आपस में खा पी के वो अपने बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी पढ़ा के फॉरेन लैंड में अपनी जमीन जायदाद खरीद के उसी में खत्म कर लेते थे पॉलिटिशियंस और वहां के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे। तो अब क्योंकि जो बेनिफिट है, जो सोशल कॉजेज का बेनिफिट है, ये सोशल गवर्नमेंट की सोशल स्पेंडिंग का जो बेनिफिट है, वो दुनिया हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच रहा है। उसमें ये डोगरा कम्युनिटी के लोग हैं, इनको भी ये पूरा बेनिफिट आज की डेट में मिल पा रहा है। सुमित जी सर मुझे एक चीज़ बताइए कि कई बार हम बोलते हैं, मैं खुद वीडियोस बनाता हूँ कि मोदी जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन जब मैं ये छोटा सा हमीरपुर कोना की बात सोचता हूँ, मैं जब मुझे पता लगा कि मोदी जी ने एक जो छोटा सा एक विलेज है बॉर्डर के ऊपर, जिसे शायद हम बोलते हैं कि इनसिग्निफिकेंट, उसे भी इज्जत दी है, उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दिया है, उनकी लाइफ को बेटर किया है। और लाइफ को बेटर करने के लिए कोई बड़े बड़े चीज़ें नहीं करनी होती हैं, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनसे लाइफ बेटर हो जाती है और एक सपनों की दुनिया में वो दुनिया लोग रहना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे मोदी जी ने किया भी वो चीज़,
लेकिन जैसे पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो हम जम्मू कश्मीर लद्दाख का देखते हैं, हम देखते हैं कि लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या काम मोदी जी ने किए हैं। मैं कई बार बोलता हूँ, कई बार मैंने वीडियोस बनाई हैं कि कोई बड़े मुद्दे हैं जिसके ऊपर मोदी जी ने काम नहीं किया और वो काम करना चाहिए, और हम वो क्रिटिसाइज करते भी हैं ताकि वो जागे। लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये सराहनीय है और हम अप्रिशिएट भी करते हैं मोदी जी को। बट इसके साथ साथ आपको नहीं लगता कि जैसे ही अभी वहाँ पे इलेक्शंस आएंगे, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस आए कि वहाँ पर बहुत देर हो गई है, कश्मीर में आग नहीं लग रही, वहाँ पर इलेक्शन कराए जाएं ताकि वहाँ पे जो जिहादी एलिमेंट्स हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाए। और आपने देख भी लिया कि हिजबुल्ला का एक कॉकरोच हासन मारा जाता है और वहाँ पर प्रोसेशन शुरू हो जाते हैं। यानी कि सारा मरहम लगाया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में ख़त्म कर दिया और वहाँ पे बोलना शुरू कर दिया लोगों ने कि हम 370 लेकर आएंगे, हम भारत में आग लगाएंगे और हम यहाँ पर कुछ भी चलने नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट वॉज हैंड्स इन ग्लव, यानी कि कल को अगर वहां पर टेररिज्म इंक्रीज होता है तो सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने का हक भी हमें मिलना चाहिए कि तुम्हारे कहने पर जब वहां पर सिचुएशन ठीक नहीं थी, मोदी गवर्नमेंट बोलती रही आपको कि अभी राइट टाइम नहीं है, गिव अस सम मोर टाइम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। आपको नहीं लगता ये सोची समझी साजिश है कि वहां पर आग लगाई जाए और उसके अंदर फॉरेन प्लेयर्स भी जुट गए हैं और वहां पे जो एजेंट बैठे हैं चाइना के, डीप स्टेट के, जैसे सोनम वांगचुक है, वो वहां पर क्या बोलता है, एक ही बात, हमें 370 वापस चाहिए। और भाई आपके स्टेट के लोगों ने बोला था कि हमें लद्दाख कश्मीरियों से अलग चाहिए, इन्होंने हमारे नाम पर हमें लूटा है, हमारी यहाँ पे डेवलपमेंट होने ही नहीं दी। वहाँ पर डेवलपमेंट अगर हो रही है तो वांगचुक बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए, वहाँ पे सड़कें बन रही हैं, टनल्स बन रही हैं तो बोलता है नहीं चाहिए, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है तो सोनम वांगचुक बोलता है नहीं चाहिए हमें डेवलपमेंट क्योंकि इससे एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है। यानी कि जो उनके यूथ है वो पहले उग्रवादियों में इसलिए जाते थे क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं था, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई टूरिज्म नहीं था, जितना थोड़ा बहुत टूरिज्म था वो कश्मीर जाता था, लद्दाख में नहीं जाते थे। और सोनम वांगचुक ने बड़े ही खूबसूरती से वहाँ की जो लैंड्स हैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अपने कब्जे में किया और जो जिहादी लोग हैं कश्मीरी के उनको बेचना शुरू कर दिया। 370 खत्म होने के बाद जब ये अलग यूटी बन गया लद्दाख, वो सारा बिजनेस बंद हो गया है सोनम वांगचुक का। ये चीज़ें वो है जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी उठाएगा नहीं क्योंकि उसको एक हीरो बनाकर इन्होंने सामने खड़ा कर दिया। और डेवलपमेंट को रोकने का मकसद एक ही था, एक चाइना को खुश रखना कि चाइना को बुरा लग जाएगा अगर बॉर्डर के पास सड़कें बनेगी, और जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं जो हमेशा ही एनवायरनमेंट के नाम पर काम को रोकते हैं भारत के अंदर, और भाई सड़कें तो चाइना ने भी बनाई हैं अपने उसी बॉर्डर के ऊपर, उनको नहीं रोका, वहाँ पर एनवायरनमेंट खराब नहीं हुआ, उन्होंने वहाँ पे टनल भी बनाए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन भारत ने अगर वही टनल्स और सड़कें बनानी शुरू कर दी 75 साल के बाद तो एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है। तो सर आपको नहीं लगता कि ये सारा सिनेरियो मोदी जी वहाँ पर डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट हो, ऑपोजिशन हो, हमारे वहाँ के लोकल लोग हों, हमारे वहाँ के लोकल हीरोज हों, सारे मिलकर इंटरनेशनल फोर्सेस की बात बोलते हैं सर, हमारे भारत की कोई बात ही नहीं बोलता। सुमित जी, मैं आपके इस ऑब्जर्वेशन को दो हिस्से में बांटूंगा। पहली ऑब्जर्वेशन जो है वो कश्मीर से रिलेटेड रहेगी, कश्मीर और जो आपका पीओके से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि डोगरा समाज के जो लोग हैं वो ना केवल कश्मीर बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, वो पीओके के अंदर भी बहुत गिलगित बाल्टिस्तान में भी उनकी अच्छी खासी जनसंख्या है। अच्छा, अब बात रही कि सुमित जी की, देखिए कि अब तक इस हमें अच्छी तरह पता है कि 2017 से पहले इन लोगों को किसी किस्म की सहूलियत नहीं थी, कि कोई रिकग्निशन नहीं थी। ये मोदी गवर्नमेंट जो 2017 के आने के बाद और स्पेशली जब 370 जो आर्टिकल अबॉलिश हो गया उसके बाद इन जितने भी दूसरे समाज के लोग थे, इधर हिंदू समाज में जिनका जुड़े थे या बुद्धिस्ट समाज की जुड़े थे, उनको अच्छी खासी रिकग्निशन मिली और साथ में डेवलपमेंट का भी हिस्सा बने। उनके हर छोटे छोटे गांव के अंदर बिजली, पानी और इंटरनेट पहुंचा, जो मुहैया हुआ, और टेलीविजन से देख इस्तेमाल कर पाए, वो मोबाइल फोन खुल के इस्तेमाल कर पाए, वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर कर पाए, अपने सामान को इकट्ठा कर पाए, अपने बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस से शुरू कर पाए, कई सारे स्टार्टअप वहां से शुरू हुए, कई सारे स्टार्टअप, क्योंकि मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम को काफी हद तक क्लोजली ऑब्जर्व भी करता हूँ और सपोर्ट भी करता हूँ, तो मैंने कई सारे स्टार्टअप से बातचीत भी करी है जो वहां से आगे दिल्ली के अंदर उन्होंने अपने बारे में बताया कि हम अपने एरिया को इम्प्रूव करने के लिए ये काम करने को तैयार बैठे हैं।
तो धीरे धीरे उनको उनको फंडिंग भी मिल रही है, उनको उनको सीड फंडिंग भी मिल रही है, उनको ग्रांट्स भी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो अगर जो थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता अगर वो मिल जाती है तो वो एक अलग लेवल पे अपने स्टार्टअप को ले आ सकते हैं और आम लोगों को उसको इस चीज का फायदा मिल सकता है। सुमित जी, मगर एक चीज और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो इलेक्शन अभी कंप्लीट हुए, इसके रिजल्ट आने वाले कुछ दिनों में रिजल्ट सामने आ जाएगा हमारे। तो अगर तो बीजेपी वहां पे गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाती है, तो गवर्नमेंट बीजेपी जो अभी तक जो डेवलपमेंट की पॉलिसी सामने लेके आई है, वो उसको कंटिन्यू करने में कंटिन्यू आगे करती रहेगी और वहां के लोगों को उस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अंडर करंट थोड़ा सा डिफरेंट है। शायद कांग्रेस की सपोर्ट से या तो पीडीपी या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे गवर्नमेंट अगर बना लेती है, कामयाब हो जाती है, तो समझ लीजिए कि जितनी भी डेवलपमेंट अब तक हुई है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाएगी, क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट को वहां पे खुल के काम करने नहीं देंगे। ये 370 हटाने की बात करेंगे, जबकि 370 हटाना इनके बस की नहीं है, क्योंकि वो पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी पास हुआ है। फिर से उसको वापस उसी ट्रैक पे ले आना आसान नहीं रहेगा, मगर ये लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे कि हम 370 हटा देंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी गवर्नमेंट इस टाइप की पॉलिसी को लेके आएगी कि जो डेवलपमेंट को बैकफुट पे डालेगी, 370 हटाने की बात करेगी, मुसलमानों को ज्यादा खुश करने की बात करेगी, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिन टिक भी नहीं पाएगी। हाँ, वो दो तीन साल अपनी गड़बड़ी फैलाने में थोड़ी कामयाब जो जरूर हो जाएगी, पैसे को इधर उधर करने में कामयाब जरूर हो जाएगी, बट उनका मंसूबे कभी भी इस एरिया में अंदर पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, जो हिंदू कम्युनिटी जो जुड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं वहां पे अपनी आवाज उठानी शुरू कर देंगे। ऑलरेडी आवाज उठनी शुरू हो गई है कई सारी जगह पे। तो ये एक ऐसा माहौल है कि जहाँ पे अगर वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी को लेके चलते हैं, कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी और पीडीपी, अगर वो गवर्नमेंट बनाती है, तो उनको भी काफी सारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। मगर ये लोग इस तरीके के हैं कि शायद ये बाज नहीं आएंगे अपनी गलत हरकतों को अंजाम देने के लिए। दूसरी बात आई लद्दाख में। सबसे पहले तो मैं सोनम वांगचुक को लद्दाखी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानता हूँ। वो सिर्फ एक वेस्टेड इंटरेस्ट वाला इंसान है। आपने उसके बारे में काफी कुछ बताया अभी, तो वो सारी चीजें उसके साथ पूरी तरह फिट होती है। दूसरी चीज, हो सकता है कि उसको वो पॉलिटिक्स में भी आना चाहता हो। कल को अगर लद्दाख के अंदर अगर इलेक्शन होती है, तो वहां को चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हो कांग्रेस की सपोर्ट से। हो सकता है कांग्रेस की तरफ से भी खड़ा हो जाए, हो सकता है चाइनीज पैसा भी खूब सारा आ जाए उसकी इलेक्शन कैंपेन में खर्चने के लिए। तो कुछ ना कुछ वो उसी पॉलिसी पे चल रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल चला था कि जी मेरे को पॉलिटिशियन नहीं बनना, मगर अल्टीमेटली पॉलिटिशियन बन गया। मुझे ऑफिस नहीं बनाना, ऑफिस बनाना, मेरे को बड़ी गाड़ी नहीं रखनी, बड़ी गाड़ी रख ली। मैं ऑर्डिनरी से घर में रहूंगा, एक शीश महल बना लिया। और कहीं ना कहीं उसका जो आंदोलन करने का तरीका है, वो सीधा स्टेट में गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट ही जब तक वो आंदोलन नहीं करेगा, तब तक उसकी पहचान नहीं बन पाएगी, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने देखा था इधर गुजरात में, जब नर्मदा पे डैम की ऊंचाई बढ़ाने की बात करी थी, तो वहां पे मेधा पाटकर ने कितनी ड्रामा करा था, कितना आंदोलन करे थे, कितनी स्ट्राइक कराने की कोशिश की थी। अल्टीमेटली जब बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको आड़े हाथों लिया, सख्ती से पेश आए, मेधा पाटकर को सीन से उठा के जब साइड में कर दिया, तब जाके वो उसके डैम की हाइट बढ़ पाई। आज वो डैम की हाइट बढ़ने से कोई नुकसान हुआ? जितने भी लोग वो डैम के आसपास रखे थे, उनको अलग अलग जगह पे जगह दे दी गई है, उनको वापस रीसेटल कर दिया गया है। बट इसको कितना बढ़ा चढ़ा के उस वक्त मेरा बात करने बताया था कि इन लोगों जिनको भी उस एरिया से हटाया गया, उनको कहीं आज तक नहीं, उनको कोई संरक्षण नहीं किया, रीसेटल नहीं करा गया। आज वो नर्मदा डैम की हाइट बढ़ने से जो उसमें एक्स्ट्रा पानी आया है, उससे पूरे कच्छ तक पानी गया है। उसमें पीछे एमपी को कितना फायदा हुआ है, उसको गुजरात के अंदर पूरी इरिगेशन को कितना फायदा हुआ है, उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में कितनी मदद मिल रही है। तो उसका कितना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट इस टाइप के हैं जिसकी वजह से फायदा हुआ है। चाइना के अंदर जो थ्री गॉर्जेस डैम है, अगर कोई भी इस टाइप का जो वहां पे एक्टिविस्ट आया था, कि चाइना बर्दाश्त करता? चाइना सीधा कहता कि ये जो थ्री गॉर्जेस डैम है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है, इससे हमें कितना फायदा होना है, कितनी इरिगेशन में फायदा मिलना है, कितना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है, और कितनी फिशरीज होनी है, कितने सारे दुनिया भर के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े होते हैं इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ। वो तो उठा के इमीडिएटली उठा के उसको जेल में डाल देते हैं, ऐसे एक्टिविटीज को, या उसको गायब ही कर देते सीन से। नहीं। मगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करा। इन्होंने मेरा पाटकर को जो बकवास करनी थी उसको करने दी, वो एंड तक करते रहे। आज भी उसको मौका मिलता था, वो बाज नहीं आती है। सेम चीज, सेम लाइन पे सोनम वांगचुक भी चल रहे हैं। तो इनके जो दो सबसे बड़े लोग हैं जिनसे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं,
वो अरविंद केजरीवाल और मेरा पाटकर ही है। मेरा मानना ऐसा है कि उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और अपनी जो राजनीति है, अपनी जो आंदोलन करने का तरीका है, वैसा ही कुछ है जैसे ये लोग दोनों करते रहे हैं। शायद इनका पॉलिटिक्स में आने का मंसूबा है और अपने को लद्दाख का चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं आने वाले फ्यूचर में, और इंडियन अलायंस के सपोर्ट से, कांग्रेस की सपोर्ट से। तो ये बेसिकली अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं लद्दाख का, जबकि एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव वहां के नहीं है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोनम वांगचुक ने पिछली बार एक ड्रामा किया था कि देखिए सर्दियाँ कितनी हैं, अपने सोशल मीडिया पे वीडियोस दिखाई हैं कि मैं इतनी सर्दी में बैठा हूँ, मुझे कोई कुत्ता भी पूछने नहीं आया। और 21 दिन के बाद जब चाइना से पैसे आने बंद हो गए तो उसके बाद अपना अनशन भी बंद कर दिया। हिम्मत थी कंटिन्यू रखते, क्या दिक्कत थी भी? जब तुम अपने स्टेट के लिए लड़ ही रहे हो तो जान दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भाग गया वहाँ से क्योंकि चाइना को पता लग गया कि ना तो मीडिया में कोई रिपल्स आ रहे हैं, ना कोई इसके बारे में बात कर रहा है, और मोदी जी इस बात से झुक नहीं रहे। उसको बोल दिया कि बेटा अनशन के पैसे बंद, और जैसे ही पैसे मिलने बंद हो गए अनशन भी बंद हो गया। ये वही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने कि केजरीवाल ने भी बोला था बच्चों की कसम खाता हूँ मैं आगे पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, लेकिन बाद में बोल दिया देश को बचाने के लिए मुझे कूदना पड़ा। वही काम सोनम वांगचुक भी करने वाला है कि दे अपने स्टेट को बचाने के लिए, यानी कि लद्दाख को बचाने के लिए मुझे कूदना पड़ा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि ये लोग जल्दी से कूदें कहाँ, पॉलिटिक्स में नहीं, कहीं और नहीं कूदते तो अज्ञात वीर तो तैयार हमें करने ही पड़ेंगे। उसके बिना हम अपने कंट्री को नहीं बचा सकते इन सो कॉल्ड एक्टिविस्ट से। ये एक्टिविस्ट कम टेररिस्ट ज़्यादा है जो हमारे ही देश की तरक्की को रोकने के लिए दुश्मनों से पैसे लेते हैं, उनके कहने पर अनशन पे बैठते भी हैं और अनशन रोकते भी हैं। लेकिन मोदी जी हैं, हर चीज़ के ऊपर नज़र है, बोलते कम हैं, और मुझे भी कई बार लगता है कि एक्शन तो जल्दी होना चाहिए, बट शायद कई बार हम भी उतावले हो जाते हैं कि बहुत देर वेट कर ली। 10 साल से वेट कर रहे हैं मोदी जी कि आप कोई एक्शन लीजिए। लेकिन जब हमीरपुर कोना का ये छोटे से कोने का जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा तो मुझे लगा कि शायद हम भी गलत हो सकते हैं। ही नोज़ व्हाट टू डू, बट टाइमिंग की इंपॉर्टेंट होती है एंड ही वेट्स फॉर द राइट टाइम। देखते हैं आगे क्या होगा। बट थैंक यू सर, बहुत डिटेल में आपने हमीरपुर कोना को कवर किया है, मोदी जी के काम करने को, स्टाइल को हमने कवर किया, और इस देश के गद्दारों को भी हमने कवर किया। अगली बार किसी और बड़े गद्दार जो वे इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी के युवराज हैं, उनको भी कवर करेंगे, क्योंकि उनको आज हमने छोड़ दिया। ऐसे कैसे छोड़ देंगे, हमारा इतना बड़ा गद्दार है इस देश का। सर अगली बार दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।